हेलो दोस्तों, तो कैसे हो यार आप लोग। आशा करते हैं आप लोग मस्त होंगे और आपकी तैयारी भी मस्त चली होगी। तो जैसा कि यार हम लोग क्लास 12 फिजिक्स की तैयारी कर रहे थे और हम लोग चैप्टर नंबर 4 जो है गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व, तो इस चैप्टर को देख रहे थे। तो आज यार हम इसमें पढ़ने वाले बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक आपका एम्पियर का परिपति नियम किसे कहते हैं, इसका डेरिवेशन कैसे किया जाता है। ठीक है, बात करें तो बहुत ज़्यादा ही महत्वपूर्ण है। क्लास 12 फिजिक्स के पेपर में हर साल ज़्यादातर ये पूछा जाता है। ठीक है, ज़्यादातर हर साल आता है, इसलिए इस बार भी आने की यार पूरे चांसेज है। तो एकदम मस्त तरीके से देखेंगे यार एम्पियर का परिपथी नियम क्या होता है और इसका डेरिवेशन। तो प्लीज़ यार वीडियो को आखिरी तक देखते रहना। तो चलो शुरू करते हैं। तो और एक चीज़ जान लो, अगर आप लोग इस चैप्टर गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व के अभी तक के इसके पहले के जितने वीडियो हो चुके वो नहीं देखे हो तो डिस्क्रिप्शन पे फिजिक्स की प्लेलिस्ट है, उस पर आप जाके वीडियो देख सकते हो। ठीक है, तो शुरू करते हैं। एम्पियर का परिपथी नियम क्या होता है, ये नियम एकदम सिंपल भाषा पे आपको समझाएंगे, बस हमारी बातों को ध्यान देना। ठीक है, सबसे पहले जो चीज़ हमने यहाँ पे लिखा उसको पढ़ते हैं। यही एम्पियर का परिपथी नियम का जो कथन है वही चीज़ लिखा हुआ है। ठीक है, हमने लिख रखा है किसी बंद परिपथ की सीमा के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर का रेखी समाकलन पथ द्वारा घिरी नेट धारा आई का म्यू नॉट गुना होता है। यही एम्पियर का परिपथी नियम है, यही एम्पियर का परिपथी नियम है। ठीक है, यही एम्पियर का परिपथी नियम एकदम एक लाइन की परिभाषा है, इसे बस आपको समझना है कि कहा क्या गया है। ठीक है, कहा यह गया भैया कि किसी बंद परिपथ की सीमा के अनुदिश जो चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर होता है इसका रेखी समाकलन पथ द्वारा घिरी नेट धारा आई का म्यू नॉट गुना होता है। ठीक है, आई का म्यू नॉट गुना होता है, ये बात बताई गई। तो सिंपल सी बात है, देखो हमने ये जो चित्र बना रखा है इसमें जानते हो क्या बना रखा है। सबसे पहले मान लो हमने एक तार ले ली है, इस टाइप से हमने एक तार लिया, मान लिया कि इस तार में आई धारा बह रही है। इस तार को हमने नाम दे दिया XY। हमारे पास एक XY तार है जिसपे आई धारा बह रही है। आपको कह रहा है बंद परिपथ बनाना होगा, तभी आपका एम्पियर का परिपथी नियम है, क्योंकि परिपथी नियम का मतलब परिपथ बनाना होगा। तो हम यहाँ पे इस टाइप से एक परिपथ वृत्तीय परिपथ बना दिए यहाँ पे। ठीक है, हमने यहाँ पे क्या किया, एक वृत्तीय परिपथ इस टाइप से बना दिया और मान लिया इस वृत्तीय परिपथ का एक केंद्र O है। ठीक है, वृत्तीय परिपथ का एक केंद्र O है। माना इस परिपथ O से R दूरी पे यहाँ पे एक कोई बिंदु P है, O से R दूरी पे यहाँ पे एक बिंदु P है, या कह सकते हो इसकी त्रिज्या R है। ठीक है, ये जो पथ ही आपका वृत्ताकार पथ है इसकी त्रिज्या कितनी R है। ठीक है, इससे R दूरी पे एक बिंदु P है। अब इस P पे मान लेते एक, मतलब ये जो वृत्तीय पथ है इस वृत्तीय पथ का एक छोटा सा लघु अवयव हम लोग मान लेते DL। ठीक है, इस वृत्तीय पथ का एक छोटा सा लघु अवयव हम लोग क्या मान लेते DL। और हमें क्या निकालना है, चुंबकीय क्षेत्र। तो यहाँ पे आपका चुंबकीय क्षेत्र क्या हो जाएगा, B वेक्टर। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र B वेक्टर हो जाएगा और ये जो DL है इसके कारण ये क्या हो जाएगा, DL वेक्टर हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, DL वेक्टर। तो ये सिंपल सा यहाँ पे हमने चित्र बनाया था। एक तार है आपका जिसमें आई धारा बह रही है, वृत्तीय पथ हमने यहाँ पे बना दिया, वृत्तीय पथ का केंद्र O है, इससे R दूरी पे बिंदु P है। मान लिया इस वृत्तीय पथ का, ये जो पूरा वृत्तीय पथ है इसका एक छोटा सा भाग या छोटा सा लघु अवयव DL है और इस पे चुंबकीय क्षेत्र B वेक्टर कार्यरत है। ठीक है, तो यही चित्र बगल पे बना हुआ है XY वाला। ठीक है, अब हमसे कहा गया कि किसी बंद परिपथ, तो सिंपल हमने बंद परिपथ इसीलिए बनाया है कि किसी बंद परिपथ की सीमा के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र B वेक्टर का रेखी समाकलन। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र B वेक्टर का रेखी समाकलन कह रहा पथ द्वारा इस पथ के द्वारा घिरी नेट धारा, मतलब इस पथ ने किसको घेर रखा है, इस तार को घेर रखा है, अर्थात इस तार में कितनी धारा I। तो पथ द्वारा घिरी नेट धारा I का म्यू नॉट गुना होता है और यही आपका एम्पियर का परिपथी नियम है। ठीक है, तो सिंपल यहाँ पर से कहा गया किसी बंद परिपथ की सीमा के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र जो B वेक्टर है उसका रेखी समाकलन, अर्थात यहाँ पे B वेक्टर आपको सबसे पहले लिख लेना B वेक्टर, और इसका रेखी समाकलन करने के लिए जो DL है इसका आपको गुणा कर देना B वेक्टर यहाँ पे डॉट DL वेक्टर, और यहाँ पे रेखी समाकलन कहा गया इसलिए यहाँ पे समाकलन का चिन्ह बना लो और यहाँ पे इस टाइप से बंद समाकलन। ठीक है, इसे देखो सही से बना दे। यहाँ पे क्या करना है, बंद समाकलन का चिन्ह इस टाइप से आपका बन जाएगा, इसे बोला जाएगा रेखी समाकलन या बंद समाकलन। आप कहा गया किसी बंद परिपथ की सीमा के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र B वेक्टर का रेखी समाकलन, तो ये हो गया B वेक्टर का रेखी समाकलन, अर्थात समाकलन B वेक्टर डॉट DL वेक्टर। ये जो होता है ये घिरी हुई नेट धारा इस पथ द्वारा, देखो कहा गया पथ द्वारा घिरी नेट धारा, अर्थात इस पथ ने किसको घेर रखा है, तार को। तो तार में कितनी धारा I,
पथ द्वारा घिरी धारा I का कितने गुना होता है, म्यू नॉट गुना होता है, अर्थात इस I पे आपको म्यू नॉट का गुना कर देना है, म्यू नॉट का आपको गुणा कर देना I पे। यही एम्पियर का परिपथी नियम है, ठीक है, यही एम्पियर का परिपथी नियम है। देख सकते हो समाकलन बंद समाकलन बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर, अर्थात बंद परिपथ की सीमा के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर का क्या है, ये रेखीय समाकलन, इसे रेखीय समाकलन बोलते हैं, बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन जो होता है इस पथ द्वारा घिरी नेट धारा I का म्यू नॉट गुना होता है, इसलिए हमने I धारा पे म्यू नॉट का गुना कर दिया, I धारा पे म्यू नॉट का गुणा कर दिया। तो यही है एम्पियर का परिपथी नियम, बंद समाकलन बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर बराबर म्यू नॉट इंटू I, यही एम्पियर का परिपथी नियम है। अभी इस सूत्र का डेरिवेशन भी देखेंगे, ठीक है। तो सिंपल सा आप समझ चुके हो, वन लाइन की आपकी परिभाषा है, जो इसका मेन नियम, इसका कथन जो है वो है, और ये आपका इसका सूत्र आता है, ठीक है। तो क्या है, किसी बंद परिपथ की सीमा के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर का रेखीय समाकलन पथ द्वारा घिरी नेट धारा I का म्यू नॉट गुना होता है, इसलिए बंद समाकलन बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर, इसे बंद समाकलन या रेखीय समाकलन कुछ भी बोलो, रेखीय समाकलन बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर बराबर म्यू नॉट इंटू I, ठीक है। तो यही एम्पियर का परिपथी नियम है। तो आशा करते हैं सबको इतनी बात तो समझ में आई होगी जितनी अभी तक हमने बताई। आप देखो पेपर में क्या पूछा जाता है, पेपर में यही पूछा जाता है एम्पियर का परिपथी नियम किसे कहते हैं। तो सबसे पहले आपको इस टाइप से परिभाषा देनी है, फिर ये वाला सूत्र लिख देना है, फिर इसके बाद से नीचे से हेडिंग लगेगी डेरिवेशन या व्यंजक, ठीक है, डेरिवेशन करने के लिए आता है, या व्यंजक कह सकते हो, ठीक है। इस सूत्र का डेरिवेशन कैसे करेंगे, आप बात आएगी इस सूत्र का डेरिवेशन करने की, कि कैसे ये सूत्र आया, ये सूत्र आया कैसे, इसकी बात होगी, ठीक है। तो ये एक चीज अगर आप लोग देखो तो ये रिलेटेड, जानते हो एम्पियर का परिपथी नियम किससे रिलेटेड है, गॉस की प्रमेय आपने पढ़ी थी, जो गॉस की प्रमेय पढ़ी थी ना, गॉस की प्रमेय पे क्या था, जो आपका वैद्युत फ्लक्स फाई होता है, वैद्युत फ्लक्स जो फाई होता है वो क्यू का 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है, मतलब Q इंटू 1/एप्सिलॉन नॉट, यही तो था कि जो आपका वैद्युत फ्लक्स फाई होता है वो आवेश Q का 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। वैसे इस पे धारा I का म्यू नॉट गुना, ठीक है। आप इस फाई E की जगह चाहो तो ये लिख सकते हो E वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, ठीक है, बराबर Q/एप्सिलॉन नॉट। तो ये इसी तरह से तो है, देखो ये गॉस की प्रमेय, ये एम्पियर का परिपथी नियम, उस पे क्या था, समाकलन E वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर बराबर Q/एप्सिलॉन नॉट, इस पे बन समाकलन B वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर बराबर म्यू नॉट इंटू I। तो दोनों उसी तरह है ना, तो उससे आप तुलना कर सकते हो, सेम ही आपका चल रहा है। उस पे बस विद्युत क्षेत्र था E, इस पे चुंबकीय क्षेत्र B, उस पे आपका क्षेत्रफल था A, इस पे आपका डीएल एक छोटा सा अवयव है, ठीक है। और म्यू नॉट, उस पे म्यू नॉट क्या है, ये निर्वात की चुंबकशीलता है, और इस पे एप्सिलॉन नॉट क्या थी, निर्वात की विद्युतशीलता, ये विद्युतशीलता है, चुंबकशीलता, उसमें आवेश का 1/एप्सिलॉन नॉट गुना था, इसमें धारा का म्यू नॉट गुना है। तो ये फर्क है बस, और आपका गॉस की प्रमेय के जैसा ही है ये, ठीक है। तो ये चीज आप लोग समझ सकते हो। तो एम्पियर का परिपथी नियम आपने ये समझा इतनी बात। आप बात करेंगे हम लोग डेरिवेशन की, कि इसके सूत्र का निगमन कैसे किया जाए। तो अब आप लोग इस परिभाषा को नोट कर लो, क्योंकि ऊपर का अब हम लोग इरेज कर देंगे, ठीक है। जब पूछा जाए पेपर पे पहले यही परिभाषा लिखना, ये सूत्र लिखना, नीचे से डेरिवेशन हेडिंग लगेगी, और आगे का जो बताएंगे वो करना है। इसके स्क्रीनशॉट लो, ऊपर का इरेज कर दें। तो आप बात करते भैया एम्पियर के परिपथी नियम का डेरिवेशन कैसे किया जाए, ठीक है। तो सिंपल हमने हेडिंग लगा दी उपपत्ति या डेरिवेशन, आप उपपत्ति कह सकते हो या डेरिवेशन कह सकते हो। तो सिंपल हेडिंग लग चुकी है। अब हमने यहाँ पे लिखा है, माना कागज के तल के लंबवत एक लंबी तार XY है। क्या माना, माना कागज के तल के लंबवत एक लंबी तार क्या है, X और Y, ठीक है। मतलब माना कागज के तल के लंबवत एक लंबी तार जो है XY है, जिसमें ऊपर की ओर धारा I प्रवाहित हो रही है, जिसमें ऊपर की ओर धारा क्या है, I प्रवाहित हो रही है। माना कि R त्रिज्या का एक वृत्तीय पथ है, मान लिया कि R त्रिज्या, इसकी त्रिज्या हमने मान लिया कि R है। माना कि R त्रिज्या का एक वृत्तीय पथ है, जिसका केंद्र O जो है वो तार पर है, जिसका केंद्र जो O है वो कहाँ पे, इसी तार पर है, ठीक है। जिसका केंद्र O जो है इसी तार पर, देखो यहाँ पे तार से जुड़ रहा है ना, तो इसका केंद्र O जो है तार पर है, ठीक है। तो ये चीज़ सिंपल सा जो चित्र में बना था वही चीज़ लिखा गया है कि माना कागज के तल के लंबवत एक लंबी तार XY है, जिसमें ऊपर की ओर धारा I प्रवाहित हो रही है। माना कि R त्रिज्या का एक वृत्तीय पथ है, जिसके केंद्र O तार पर है, ठीक है, जिसका केंद्र O जो है तार पर है। आप करते डेरिवेशन। अब यहाँ पे हम लिखते हैं इस वृत्तीय पथ के किसी बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र, हम यहाँ से लिखेंगे वृत्तीय पथ के किसी बिंदु P पर
चुंबकीय वृत्तीय पथ के किसी बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है। तो वृत्तीय पथ का एक बिंदु हमने यहाँ पे r दूरी पे बिंदु P माना, इसी पर चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे तो वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा B बराबर, सूत्र होता है म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I अपॉन में R। ये वाला सूत्र सबने पढ़ा है, ठीक है। इस सूत्र को कहाँ पे हमने देखा था, जब हमने पढ़ा था ऋजुरेखीय धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है। जो ऋजुरेखीय धारावाही चालक था उसके कारण चुंबकीय क्षेत्र देखा गया था, उसका सूत्र आया था बी बराबर म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I अपॉन में R, ठीक है। तो हमने लिखा वृत्तीय पथ के किसी बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र कितना है आपका, B बराबर म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I अपॉन R। अब हम क्या करते हैं, चुंबकीय क्षेत्र का लिखते हैं रेखीय समाकलन, लिखते हैं चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन, लिखते हैं चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन, चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन। अगर हम लोग जो चुंबकीय क्षेत्र B है उसका रेखीय समाकलन करें तो आपको पता है क्या आएगा, अभी बताया गया था, सिंपल समाकलन B वेक्टर डॉट dl वेक्टर आएगा, यही तो आएगा। अगर चुंबकीय क्षेत्र B का रेखीय समाकलन करें तो वो कितना आएगा, समाकलन मतलब रेखीय समाकलन करना है तो रेखीय समाकलन के बंद समाकलन लगा दो, B वेक्टर डॉट dl वेक्टर, यही तो रेखीय समाकलन आएगा, समाकलन आएगा, ठीक है। तो चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन क्या आएगा, समाकलन B वेक्टर डॉट dl वेक्टर, ठीक है। बंद समाकलन, समाकलन कुछ भी पढ़ो, ठीक है, जो मनो वो आप पढ़ो, बनाना बस इसी तरह से, ठीक है। तो बंद समाकलन B वेक्टर डॉट dl वेक्टर। आप बात करें जैसे समाकलन B वेक्टर डॉट dl वेक्टर है, अगर हम लोग जैसे देखते थे, एक चीज़ याद रखना, अगर A वेक्टर डॉट B वेक्टर होता है, मतलब जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो होता है AB कॉस थीटा, ये आपने 11th पे पढ़ा होगा। A वेक्टर डॉट B वेक्टर बराबर AB कॉस थीटा, और A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर बराबर होता है AB साइन थीटा n कैप, ये चीज़ सबने पढ़ा, 11th पे था ये। तो A वेक्टर डॉट B वेक्टर बराबर AB कॉस थीटा होता है, ठीक है। और यहाँ पे मैथ पे भी है, ये आपका जो सदिश वाला चैप्टर है ना, उस पे है आपका A वेक्टर डॉट, उस पे पूरा सदिश ही पढ़ना है आपको, तो ये वेक्टर वाले सब वहाँ पे हैं। तो A वेक्टर डॉट B वेक्टर बराबर AB कॉस थीटा, आप लोग आगे जाके मैथ पे पढ़ोगे भी, या आपने पढ़ भी लिया हो, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, जहाँ पे जैसे A वेक्टर डॉट B वेक्टर होता है तो उसको लिख देते हैं AB कॉस थीटा, वैसे ही B वेक्टर डॉट dl वेक्टर है तो हम लिख देंगे BDL कॉस थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी जगह आप लिख सकते हो बराबर पे समाकलन BDL कॉस थीटा, ठीक है। मतलब बंद समाकलन B वेक्टर डॉट dl वेक्टर जो है ये चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन है। इसकी जगह आप क्या लिख सकते हो, देखो A वेक्टर डॉट B वेक्टर को AB कॉस थीटा लिख सकते हो, वैसे ही B वेक्टर डॉट dl वेक्टर को BDL कॉस थीटा लिख सकते हो, ठीक है। आप बात करें इस कोण थीटा की, इस कोण थीटा की बात करें तो ये कोण थीटा किसके किसके बीच है, B और DL के बीच, ठीक है। B और DL के बीच का कोण थीटा है। तो यहाँ पे बात करें DL ये है, B ये है, अर्थात DL भी इसी दिशा पे है और B भी इसी दिशा पे है। तो जब दोनों की दिशा एक ही है तो इसके बीच कोण कितना बनेगा, 0। देख सकते हो DL भी हमने दिखाया इसी ओर है, B भी इसी ओर है, तो जब DL और B की दिशा एक ही है तब थीटा का जो मान होगा यहाँ से लिख देना, चूंकि थीटा बराबर 0 डिग्री, थीटा का जो मान होगा वो 0 होगा। और क्यों 0 होगा, क्योंकि DL और B की दिशा एक ही है, ठीक है। तब यहाँ पर से आ जाएगा बंद समाकलन B वेक्टर डॉट dl वेक्टर बराबर बंद समाकलन, और यहाँ पे BDL कॉस थीटा की जगह 0 रख दो, कॉस 0, ठीक है। थीटा की जगह 0 रख दो, कॉस 0। अब इसे आगे हल करते हैं यहाँ पे, ठीक है। सिंपल देख लो, बंद समाकलन B वेक्टर डॉट dl वेक्टर बराबर बंद समाकलन BDL कॉस थीटा की जगह 0। अब इसे आगे हल कर लेते हैं, यहाँ पे बंद समाकलन B वेक्टर डॉट dl वेक्टर बराबर बंद समाकलन BDL कॉस 0। बात करें कॉस 0 का मान होता है 1, सबको याद होगा, मैथ वालों को सबको याद होगा, कॉस 0 का मान 1 होता है, ठीक है। कॉस 0 का मान सब लोग याद कर लो, कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है। तो जहाँ पे कॉस 0 है वहाँ पे आप 1 लिख सकते हो। तो सिंपल BDL इंटू कॉस 0 का मान 1, ठीक है। ये चीज़ सिंपल आ जाएगा, BDL इंटू कॉस 0 डिग्री का मान कितना होता है, 1 होता है। तो सिंपल हमने थीटा की जगह पहले 0 रखा, फिर कॉस 0 का मान 1 हो गया। अब इसे आगे हल करते हैं, ठीक है। समाकलन B वेक्टर डॉट dl वेक्टर बराबर बंद समाकलन B की वैल्यू ये लिखी हुई है, ठीक है, देख सकते हो। इस वैल्यू को रख देना है म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I अपॉन में R, ठीक है। ये B की वैल्यू आपको रख देना है। आगे बचा क्या, DL का 1 से गुणा हो जाएगा, बचेगा केवल DL, ठीक है।
तो सिंपल बी की वैल्यू हमने रख दी म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई अपॉन आर। अब इसे आगे हल कर लेते हैं, ठीक है। अब इसे आगे हल कर लेते हैं, सिंपल बी की वैल्यू रख गई है म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई अपॉन आर। आप देखो क्या करते हैं, समाकलन बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर बराबर ये जो म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई अपॉन आर है इसको बाहर कर लो, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई अपॉन आर, इसे पूरा बाहर कर लो। अंदर कितना बचेगा, वन समाकलन डी एल, ठीक है। देख लो इस वन समाकलन बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर बराबर इस म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई अपॉन आर को बाहर कर लो, फिर समाकलन डी एल, इतना बचेगा केवल। आप बात करें समाकलन डी एल की वैल्यू क्या आएगी, तो देखो डी एल क्या था, डी एल क्या चीज़ है ये बताओ पहले। डी एल जो था इस पूरे वृत्तीय पथ का एक छोटा सा अवयव था। यहाँ पे हमने माना था कि इतना सा अवयव डीएल है, यहीं पे चुंबकीय क्षेत्र बी इस टाइप से बनाया था। तो यहाँ पे ये जो इतना अवयव हमने बनाया हुआ है यही छोटा सा अवयव डीएल है, अर्थात डीएल इस पूरे वृत्तीय पथ का एक छोटा सा भाग है। अगर आपको बंद समाकलन डीएल लिखा हुआ है मतलब कि आपको उस छोटे से भाग का समाकलन करना है, अर्थात डीएल छोटा सा भाग है उसका समाकलन करना है। तो आपने देखा कि अगर छोटे से भाग का समाकलन किया जाता है तो अगर छोटे से भाग का समाकलन कर रहे हो मतलब कि छोटे से भाग से क्या मिल जाएगा, बड़ा भाग। अगर देखो मान लो डीएल एक छोटा सा भाग है, अगर आपको पूरे वृत्तीय पथ का निकालना है तो आपको उसका समाकलन करना पड़ेगा, ठीक है। अगर डीएल छोटा सा भाग है, अगर उसके पूरे भाग का पूरे वृत्तीय पथ का निकालना है तो समाकलन करना पड़ता है। और समाकलन डीएल लिखा है मतलब कि छोटे छोटे सभी अवयवों को जोड़कर, ठीक है। यही चीज़ अभी तक पढ़ते आए हो। जैसे हम लोग निकाला करते थे वैद्युत फ्लक्स पे भी देखा था, फाई ई निकालने के लिए समाकलन डी फाई ई करते थे, ये चीज़ तो करते थे। तो अगर समाकलन डी फाई है तो उस पर क्या होता है, समाकलन डी फाई का मतलब पूरे का वैद्युत फ्लक्स फाई, ठीक है। ये मतलब होता है, मतलब अगर छोटे से भाग से आपको बड़ा भाग चाहिए तो आप छोटे से भाग वाले का समाकलन कर देते हो तो पूरे बड़े भाग का आपको मिल जाता है, ठीक है। तो अगर आपका समाकलन डीएल लिखा है इसका ये मतलब होगा पूरा वृत्तीय पथ। समाकलन डीएल देखो डीएल एक छोटा सा भाग है, समाकलन डीएल का मतलब पूरे वृत्तीय पथ की बात हो रही है, पूरे वृत्तीय पथ की बात हो रही है। तो पूरा वृत्तीय पथ किसके बराबर हो जाएगा, इस पूरे वृत्तीय पथ का परिमाप हो जाएगा या परिधि हो जाएगी 2 पाई आर, ठीक है। पूरे वृत्तीय पथ की परिधि यहाँ पे लग जाएगी 2 पाई आर, ठीक है। मतलब डीएल एक छोटा सा भाग है, समाकलन डीएल मतलब पूरा वृत्तीय पथ, पूरे वृत्तीय पथ के लिए आपको परिधि लगा देनी 2 पाई आर। तो यहाँ से लिखते हैं चूंकि समाकलन डीएल बराबर 2 पाई आर, और ये है क्या चीज़, परिधि है या परिमाप कह सकते हो, ठीक है, परिधि या परिमाप। तो यहाँ पे समाकलन डीएल है, वहाँ पे 2 पाई आर रख देंगे। तो यहाँ से आ जाएगा समाकलन बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर बराबर म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई अपॉन में आर इंटू समाकलन डीएल की जगह क्या रख दिया जाएगा, 2 पाई आर। देख लो ध्यान से क्या हुआ है, ये इधर वाली वैल्यू वही है, उधर बचा म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई अपॉन आर। समाकलन डीएल की जगह 2 पाई आर परिधि के बराबर, तो 2 पाई आर रख दिया। आप देखोगे अगर तो 2 पाई इधर भी है, 2 पाई इधर भी कैंसिल, आर इधर भी है, आर इधर भी कैंसिल। बचेगा क्या, वो हम आपको कहाँ पे लिख दे, वो हम आपको यहाँ पे लिखे दे रहे हैं। जो नीचे बचेगा वो हम आपको सिंपल यहाँ से लिखे दे रहे हैं, समाकलन बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर इधर बचा बराबर म्यू नॉट ये आया इंटू आई आपका ये बचा, क्योंकि देखो 2 पाई से 2 पाई कट ही गया, आर से आर कट गया, तो यही एम्पियर का परिपथी नियम है, ठीक है। नीचे ये आएगा, अगर दिख रहा हो तो लिखे दे रहे हैं यहाँ पे भी बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर बराबर म्यू नॉट आई, यही एम्पियर का परिपथी नियम है। लिख देना प्रूव्ड, लिख देना यही एम्पियर का परिपथी नियम है, यही एम्पियर का परिपथी नियम है, ठीक है। सही से आप लोग कॉपी पे लिख लेना, आगे लिख देना प्रूव्ड, PROVED प्रूव्ड, ठीक है। तो इस टाइप से इसका डेरिवेशन हो चुका है एम्पियर के परिपथी नियम का। समाकलन BDL बराबर आ चुका है म्यू नॉट इंटू आई, यही एम्पियर का परिपथी नियम है, प्रूव्ड लिख देना, ठीक है। ठीक, तो भैया सिंपल इस टाइप से आप निकाल सकते हो एम्पियर के परिपथी नियम का डेरिवेशन। इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा था इसलिए आपको मस्त तरीके से समझाया। सिंपल पहले जो परिभाषा थी उसको लिख देना, फिर ये वाला जो सूत्र आता है समाकलन BDL बराबर म्यू नॉट इंटू आई, इसको लिख देना। फिर इसके बाद हेडिंग लगाना डेरिवेशन, साइड पे ये चित्र बन जाएगा। फिर पहले ये बात लिखना, फिर वृत्तीय पथ के किसी बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र, इस बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र ये आएगा। फिर चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन समाकलन BDL बराबर BDL cos थीटा हो जाएगा, ठीक है। मतलब बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर की जगह हो जाएगा BDL cos थीटा। थीटा का मान 0 क्यों हुआ, क्योंकि DL और B की दिशा एक ही थी, तो थीटा की जगह 0, तो cos 0 का मान 1 होता है। फिर इतना आया, फिर B की वैल्यू यहाँ से ये रख दी, फिर इसके बाद इसको बाहर कर लिया, बचा केवल समाकलन डीएल। समाकलन डीएल जो हो जाएगा पूरी वृत्ति, इस वृत्ताकार
पथ के बराबर हो जाएगा, अर्थात वृत्ताकार पथ की परिधि के बराबर हो जाएगा। 2 पाई आर रखो तो समाकलन BDL बराबर म्यू नॉट इंटू आई। और यही एम्पियर का परिपथी नियम है कि किसी बंद परिपथ की सीमा के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र B का रेखीय समाकलन I धारा का म्यू नॉट गुना होता है। तो आशा करते हैं सबको समझ में आए। तो समझ में आओ यार तो वीडियो को लाइक कर लेना, और जो लोग चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इसी तरह से मस्त तरीके से तैयारी चले आपकी क्लास 12 फिजिक्स की। ठीक है, तो मिलते हैं यार किसी अगले वीडियो पे। और एक चीज़ याद रखना, क्लास 12 फिजिक्स और क्लास 12 केमिस्ट्री दोनों की प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में, उस पर आप जाके मस्त तरीके से अपनी तैयारी कर सकते हो। तो इसका स्क्रीनशॉट कर लो।